प्यारे बच्चों, आज हम पी ब्लॉक एलिमेंट के विभिन्न यौगिकों का अध्ययन करेंगे। उसमें एक महत्वपूर्ण यौगिक है विरंजक चूर्ण। वैसे तो ये 12वीं के सीबीएसई सिलेबस से हटा दिया गया है, किंतु फिर भी इसके उपयोग कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपको देना जरूरी है। तो यहाँ इसके बारे में आपने कक्षा 10वीं में भी पढ़ चुके हैं। विरंजक चूर्ण जैसे इसका नाम है, तो ये विरंजन की क्रिया करता है। विरंजन का अर्थ होता है किसी भी पदार्थ का रंग उड़ाना, तो ये इसकी विशेषता होती है। और इसको हम किस प्रकार से प्रयोगशाला में, क्लोरीन के महत्वपूर्ण यौगिकों में आता है। प्रयोगशाला में किस प्रकार से इसको बनाते हैं, इसको बनाने की विधि या क्लोरीन का उपयोग भी हो जाता है। इसको बनाने के लिए हम बुझा हुआ चूना लेते हैं। बुझा हुआ चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, तो हमको कैल्शियम ऑक्सीडाइक्लोराइड मिलता है। इसको विरंजक चूर्ण के नाम से जाना जाता है। इसका जो सामान्य नाम है विरंजक चूर्ण है, किंतु रासायनिक नाम क्या होगा इसका? कैल्शियम ऑक्सीडाइक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीडाइक्लोराइड के नाम से भी इसको जाना जाता है, या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है। ये विरंजक चूर्ण है। बुझे हुए चूने में जब क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, तो इस समीकरण के अनुसार हमको विरंजक चूर्ण मिलता है। इसके लिए 2-3 संयंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। हेस्ने-क्लेवर संयंत्र, बैकमैन का संयंत्र, किंतु हेस्ने-क्लेवर का संयंत्र ज्यादा यूजफुल है। इस संयंत्र की ये खासियत होती है, इसमें एक स्टैंड होता है। इसमें इस प्रकार के बेलनाकार स्तंभ कई लाइन से एक दूसरे से जुड़े हुए रखे हुए रहते हैं, और इन बेलनाकार स्तंभ में घूर्णी पंखे लगे रहते हैं, स्वेप। तो ये पंखे क्या होता है, चमड़े की मोटर द्वारा धीरे धीरे घूमते रहते हैं। तो ये जो घूर्णी पंखे रखे हैं, ये चक्की के समान कार्य करते हैं। जैसे हम अनाज को पीसते हैं, वैसे ही यहाँ पर बुझा हुआ चूना और क्लोरीन गैस को इसमें मिक्सअप किया जाता है, मिलाया जाता है। तो इसमें इस सिलेंडर में नीचे से क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, और ऊपर से हॉपर से बुझा हुआ चूना डाला जाता है। ये जो ऊपर दिख रहा है, इसको हॉपर कहा जाता है। हॉपर से बुझा हुआ चूना डाला जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और नीचे से क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। और ये जो घूर्णी पंखे हैं, इनको धीरे धीरे चमड़े की मोटर द्वारा घुमाया जाता है। तो इसमें नीचे से क्लोरीन गैस जा रही है, ऊपर से बुझा चूना, तो ये स्वेप्ट पंखे की सहायता से आपस में मिल जाते हैं, और इस प्रकार से इनमें रासायनिक क्रिया होती है, और रासायनिक क्रिया होकर विरंजक चूर्ण बनता है, कैल्शियम ऑक्सीडाइक्लोराइड बनता है। इसको नीचे से इकट्ठा कर लिया जाता है। ये पानी में बहुत कम मिले होता है, हल्के से पीले रंग का चूर्ण होता है। इसको आपने देखे होंगे, दैनिक जीवन में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके प्रमुख गुण होते हैं विरंजन करना या रंग उड़ाना। तो ये किस प्रकार से रंग उड़ाता है? ये अम्लों से क्रिया करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है, अम्लों से क्रिया करके ये क्लोरीन उत्पन्न करता है। तो इस क्लोरीन को प्राप्य क्लोरीन नाम दिया जाता है। प्राप्य क्लोरीन क्यों नाम दिया गया है इसको? क्योंकि इससे हम जो विरंजक चूर्ण है उसकी क्वालिटी ज्ञात करते हैं। जिसमें जितने अधिक मात्रा में क्लोरीन होगी, तो उतना अच्छा विरंजक चूर्ण माना जाएगा। तो इसमें जब अम्ल डालते हैं, तो ये क्लोरीन उत्पन्न करता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं, तो क्लोरीन उत्पन्न करता है। इसको प्राप्त क्लोरीन कहते हैं। तो ये क्लोरीन के कारण ही क्या है, और अपनी विरंजन की क्रिया देता है। जब हम ज्यादा मात्रा में लेंगे, तो क्लोरीन सीधे निकल जाएगी, किंतु यदि हम कम मात्रा में सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, तो इस समीकरण के अनुसार इसमें हाइपोक्लोरस अम्ल बन जाता है, HOCl। HOCl जो बन जाता है, ये टूटकर हमको नवजात ऑक्सीजन देता है। तो ये नवजात ऑक्सीजन के कारण रंगीन पदार्थों को रंगहीन कर देता है। और इसका जो स्वच्छीकरण, इसके जो प्रमुख उपयोग हो जाएंगे, पहला उपयोग है विरंजन के लिए, जैसे बाल का रंग उड़ाना है, रेशम का रंग उड़ाना है, ऊन का रंग उड़ाना है, तो इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, इसका उपयोग हम कीटाणुनाशी के रूप में करते हैं। ये आपने 10th क्लास में पढ़ लिए, विरंजक चूर्ण का सूत्र और इसके उपयोग कीटाणुनाशी के रूप में किया जाता है। और तीसरा, इसका उपयोग स्वच्छता के लिए भी किया जाता है, और प्रयोगशाला में अनेक प्रकार के अन्य पदार्थ बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारा दैनिक जीवन में उपयोग है इसका, विरंजक चूर्ण का। विरंजक चूर्ण कैल्शियम ऑक्सीडाइक्लोराइड विरंजन रंग उड़ाने के लिए जो वस्तुओं को रंगहीन किस प्रकार से करता है, इसमें नवजात ऑक्सीजन निकल रही है और वस्तु को रंगहीन कर देता है। प्राप्य क्लोरीन जो होती है, कीटाणुनाशी का कार्य करती है। तो इससे जो हमारे रोगाणु कीटाणु है मर जाते हैं, और स्वच्छीकरण की क्रिया, जैसे हमारे घरों में काई वगैरह लग गई है,
उसको छुटाने के लिए हमारे तालाब में लगी तो हम ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं। तो ये इस प्रकार से स्वच्छीकरण की क्रिया करता है। तो ये इसकी आउटलाइन है, वैसे तो आपके 12th के सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी ये आउटलाइन है इसके विरंजक चूर्ण के बनाने की सामान्य विधि और ये इसके सामान्य उपयोग है। अब इसके बाद अगला अध्याय आता है हमारा समूह 18 के तत्व। समूह 18 के तत्व जो होते हैं, इन तत्वों को अक्रिय गैस के नाम से भी जाना जाता है। इन तत्वों को अक्रिय गैस कहा जाता है या इन्हीं को नोबल गैसेस भी कहा जाता है, इनको इनर्ट गैस के नाम से भी पुकारा जाता है, इनको दुर्लभ तत्व के नाम से भी पुकारा जाता है। तो इनके अनेक नाम है। समूह 18 के तत्वों के अक्रिय गैस के नाम से ज्यादा फेमस है। तो इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, इनकी उपलब्धता पढ़ना है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ना है, इनकी अक्रियता के क्या कारण होते हैं, इनकी आयनन एंथैल्पी किस प्रकार से परिवर्तित होती है, परमाणु त्रिज्या कैसी पाई जाती है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी में क्या परिवर्तन होता है, इनके भौतिक गुणों में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। और कुछ अब क्या है, जिनान के यौगिक भी बना लिए गए हैं। तो जिनान के यौगिक भी हमको यहाँ देखना है। जिनान के यौगिक इसमें प्रमुख है, इनकी संरचना पूछी जाती है और इनका संकरण पूछा जाता है। तो जिनान ही ऐसा तत्व है जिसके यौगिक बना लिए गए। तो यहाँ पर जो हमारे 18 समूह 18 के सदस्य हैं, इनमें पहला सदस्य होता है हीलियम। हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2। दूसरा होता है हीलियम के बाद नियान। नियान का परमाणु क्रमांक आपको 10 मिलेगा। नियान के बाद आर्गन 18, फिर होता है क्रिप्टॉन 36, फिर होता है जिनॉन 54 और फिर होता है रेडॉन 86। ये हमारे शून्य समूह की गैसें भी कहलाती है। इनको मेंडलीव के समय इनकी खोज नहीं हुई थी, आधुनिक आवर्त सारणी में इनको शून्य वर्ग की समय में रखा गया है। शून्य समूह की गैसें क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका अष्टक पूर्ण होता है, ना तो ये इलेक्ट्रॉन लेती ना देती है, इसलिए इनको संयोजकता शून्य मानी जाती है। तो ये हमारे 1 2 3 4 5 6 समूह 6 तत्वों का समूह है। इनको अक्रिय गैसों क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये क्रिया नहीं करती, इसलिए इनका नाम अक्रिय गैस है। दूसरा, इनको अब नोबल गैसेस के नाम से भी जाना जाता है, तो आदर्श गैसों के नाम से भी जाना जाता है। तो इनके बहुत से गुण आदर्श होते हैं, जैसे क्रिया नहीं करना, एक ही अवस्था में पाया जाना, वायुमंडल में स्वतंत्र अवस्था में होना। तो वायुमंडल में ये जो गैसें होती है हमारे वायुमंडल में 1% पाई जाती है। जैसे वायुमंडल में नाइट्रोजन है 78% है, 21% ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.003% है, वैसी अक्रिय गैसें भी वायुमंडल के संगठन में अपना हिस्सा देती है 1%। तो इसमें क्या होता है, 1% में जो हमारी आर्गन है यही सबसे ज्यादा परसेंट इसका पाया जाता है। बाकी जो गैसें होती है कम मात्रा में पाई जाती है। जो नीचे की गैसें है जैसे जिनान है, रेडान है, इनमें रेडियोएक्टिविटी के गुण पाए जाते हैं। रेडान जो होता है ये रेडियो एक्टिव होता है, इसका अध्ययन करना सरल नहीं होता, कठिन होता है। इसको रेडियम का जब विघटन होता है तो ये रेडियम के विघटन से उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है हमको। इसमें रेडियो एक्टिविटी के गुण पाए जाते हैं। जिनान के भी कम ही मात्रा में पाया जाता है, इनमें सबसे अधिक मात्रा में वायुमंडल में आर्गन पाया जाता है। हीलियम जो होता है, हीलियम सूर्य के नाभिक में भी पाया जाता है, उसी से इसका नाम, सूर्य के नाभिक को ग्रीक लेटर में हेलस कहा गया था, उसी से इसका नाम क्या पड़ गया है, हीलियम। तो ऐसे इन गैसों को नाम इनके गुणों के आधार पर दे दिया गया है। तो ये यहाँ पर हमको 6 सदस्यों का परिवार मिलेगा। इसमें एक और सदस्य था जिसको ओगानेसन कहा जाता था, ये ओगानेसन। पर ये क्या है, ये भी बहुत ही क्रियाशील तत्व है। इसका परमाणु क्रमांक 118 पाया जाता था, ओगानेसन। पर ये क्या है, इनके साथ इसका हम अध्ययन नहीं कर सकते, ये भी रेडियोएक्टिव है और ये भी बहुत जल्दी विघटित हो जाता है, इसका आयुकाल कम होता है, ओगानेसन। तो पुराने समय में जब वैज्ञानिक खोज कर रहे थे तो इसको भी इसमें रखे थे, ओगानेसन को। तो ओगानेसन का ओजी संकेत होता है 118, इसका परमाणु क्रमांक होता है। तो ये भी क्या इनर्ट गैसों की श्रेणी में आता है, पर इसका भी अध्ययन करना कठिन होता है। तो हम कुल जो हमारे सदस्य होते हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान और रेडान, इतना ही इसको हम मानते हैं। इनके परमाणु क्रमांक, इसका परमाणु क्रमांक है 2, इसका होता है 10, इसका होता है 18, 36, 54, 86। तो इनमें जो अंतर पाया जाता है, इनमें अंतर वो कितना मिलेगा, 8, 18, 32,
इस प्रकार का इनके परमाणु क्रमांक में अंतर पाया जाता है। 2, 8, 8, 18, 18, 32 का इनमें अंतर मिलेगा आपको। तो पहला सदस्य जो हीलियम है, इसकी बाहरी कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला सदस्य जो है हीलियम, हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2। तो ये प्रथम आवर्त में हाइड्रोजन के साथ रखा गया है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसके बाद नियान का यदि हमको लिखना है तो यहाँ हीलियम का लिख देंगे और इसके बाद कौन सी कक्षा आ जाएगी 2s2 2p6। तो एक खासियत होती है इनकी बाहरी कक्षा का विन्यास nh2 np6 होता है, इनका अष्टक पूर्ण होता है। सभी की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये हमारे अक्रियता का कारण है। इनकी बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास np6 होता है या बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये ना तो इलेक्ट्रॉन देते हैं ना इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इसको अष्टक नियम कहते हैं, इसीलिए इनको अक्रिय गैसें कहा जाता है। अब इनको क्या है दुर्लभ कहा जाता है क्योंकि ये बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा इनको नोबल गैस के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि अब यहाँ पर जिनान के कुछ यौगिक बना लिए गए, इसलिए इनको नोबल गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो इनके अनेकों नाम है, शून्य समूह की गैसें, अक्रिय गैसें, नोबल गैसें, आदर्श गैसें, कई नामों से इनको जाना जाता है। इसके बाद अगला जो होगा आर्गन, इसमें हमको नियान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मिलेगा। इसके बाद 3s2 3p6 मिलेगा। इसके बाद क्रिप्टॉन आता है, तो इसमें आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा। यहाँ पर अब तीसरी कक्षा आ गई 3d10 और ये चौथी कक्षा 4s2 4p6। ये आर्गन का अंदर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसका। इसके बाद जो हमको अगला सदस्य मिलेगा जिनान, इनमें ये अंतर पाया जाता है 8, 18, 32 का। अब जिनान के लिए यहाँ पर हम क्रिप्टॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देंगे। अब 3d के बाद क्या होता है हमारी 4f कक्षा आ जाएगी, तो 4f 14 हो जाएगा, 3d 10 हो जाएगा और यहाँ पर 5वीं कक्षा 5s2 5p6 आ जाएगा। तो इनमें दोनों में हम अंतर देख रहे हैं। यहाँ पर इन दोनों के बीच में हमको कितने का अंतर मिल रहा है, यहाँ पर इन दोनों के बीच में 18 का अंतर पाया जाएगा। क्रिप्टॉन जो होता है इसमें 3d10 और 4s2 और 4p6 आ गया। इसके बाद जिनान जो होता है इसमें 4d10, जिनान का जो विन्यास होता है इसमें चौथी कक्षा आ जाएगी, 18 का अंतर है, 4d10 5s2 और 5p6 आ जाएगा। इसके बाद रिडान में यहाँ जिनान का विन्यास आ जाएगा और इसमें चौथी कक्षा आ जाएगी 4f14 और 5d10 और 6s2 और 6p6, ये इसमें विन्यास पाया जाता है। तो इन दोनों के बीच में हम 32 का अंतर देख रहे हैं। तो ये 32 14 10 24 तो 26 और 26 6 32, इसके बीच में 32 से आगे जिनान का यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा। इसमें इन दोनों के बीच में 18 का अंतर है, आर्गन और क्रिप्टॉन के बीच में। यहाँ क्रिप्टॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाएगा और इसमें 4d10 और 5s2 5p6 ये 18 का अंतर पाया जाएगा। ऐसे इनमें भी इन दोनों के बीच में 18 का अंतर, इन दोनों के बीच में 8 का अंतर, इन दोनों के बीच में 8 का अंतर। तो इस प्रकार से इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे जाते हैं। तो इन सभी में हम देखेंगे हीलियम को छोड़कर सभी का अष्टक पूर्ण होता है। सभी की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अष्टक पूर्ण होना, बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना, ये इनका क्या है अक्रियता का कारण है। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि अक्रिय गैसें अक्रिय क्यों होती है या शून्य समूह की गैसें अक्रिय क्यों होती है। तो अक्रिय होने का कारण आप 3 कारण लिख सकते हैं। इनका अक्रियता का क्या कारण है, ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो अक्रियता का कारण, पहला कारण है इनका अष्टक पूर्ण होना। अष्टक पूर्ण होना उसका मतलब बाहरी कक्षा का विन्यास NH2 NP6 होना, बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना। इसलिए क्या होता है ना तो इलेक्ट्रॉन देती है ना इलेक्ट्रॉन लेती है अष्टक नियम के अनुसार। दूसरा क्या होता है इनकी आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी का मान उच्च होना। इनकी आयनन ऊर्जा उच्च कैसे होती है, आयनन ऊर्जा मतलब बाहरी
संयोजी कक्ष को इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा। तो यहाँ पर क्या होता है, इनके बाहरी कक्षा पूरी भरी हुई रहती है, पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहते हैं, उनको बाहर निकालना कठिन हो जाता है, इसलिए इनकी आयनन ऊर्जा का मान उच्च होता है। तीसरा, इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा, इसका मान क्या होता है, अधिक धनात्मक होता है। ये भी एक कारण है। अधिक धनात्मक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ने अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर उत्पन्न ऊर्जा वो कहलाती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जब अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन इसमें बनेगा तो ऊर्जा बाहर निकलेगी। किंतु क्या होता है, इनके सारे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहते हैं, अष्टक पूर्ण होता है, इसलिए जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आता है तो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को अंदर प्रवेश कराने के लिए हमको ऊष्मा देना पड़ता है। तो इसकी क्रिया कैसी हो जाती है, ऊष्मा शोषी, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान हमको धनात्मक मिलता है। तो ये भी इनकी एक अक्रियता का कारण है, अक्रिय क्यों होती है इसका एक कारण है। और ये सभी चौथा क्या है, ये सभी मोनोएटॉमिक होती है, मोनो परमाणुविक, मोनोएटॉमिक होना। मोनोएटॉमिक होना मतलब इनका संकेत आप He ऐसे लिखते हैं, इसको He2 नहीं लिख सकते। इनमें मोनोएटॉमिक, इनकी CpCv का मान जो होता है वो हमको एक निश्चित अनुपात में मिलता है 1.4 के लगभग। तो उससे क्या होता है, अणु का जो सूत्र है मोनोएटॉमिक पाया जाता है। तो ये इसका एक कारण होता है, मोनोएटॉमिक होती है। और इनके ये अक्रियता के कारण, अब इनके कुछ भौतिक गुणों के बारे में हम जानेंगे तो ये सभी गैसीय स्टेट में होती है, गैसीय अवस्था में पाई जाती है। इसके अलावा क्या होता है, रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैसें होती है। और इनमें दुर्बल अंतर आणविक बल पाया जाता है। दुर्बल अंतर आणविक बल होने के कारण क्या होता है, इनके जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं निम्न होते हैं। गलनांक क्वथनांक निम्न होने का कारण क्या है, इनमें दुर्बल आकर्षण बल होना, इनमें दुर्बल आकर्षण बल पाया जाता है। जैसे दो अणु उसके पास आएंगे तो इनमें आकर्षण बल अत्यंत क्षीण रहता है, इसलिए क्या होता है, इनके क्वथनांक और गलनांक निम्न पाए जाते हैं। इसके अलावा क्या होता है, पानी में अल्प विलय होती है, पानी में भूलना नहीं चाहिए इनको, अक्रिय है फिर भी क्षीण विलय है। तो अल्प विलय होने का कारण क्या होता है, इनमें जो बल काम करता है H2O जैसा होता है हमारा, H2O में ये पोलर ध्रुवीय होता है, ध्रुवीय विलायक होता है। तो ये ध्रुवीय विलायक होने के कारण क्या करता है, इनमें डिस्पर्सन बल या लंदन बल काम करने लगता है, इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेता है। तो इसके इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ खींच जाते हैं और इसमें क्या होता है, आकर्षण आ जाता है और ये इससे जुड़ जाता है, इसलिए क्षीण मात्रा में विलय होते हैं। तो पानी में कम मात्रा में घुलने का कारण है इसमें लंदन बल या डिस्पर्सन बल, और उसका कारण क्या है, पानी ध्रुवीय होता है। ध्रुवीय होने के कारण ये अक्रिय गैसों को अल्प विलय कर देता है। और ऊपर से नीचे जब आप जाएंगे श्रेणी में, ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, विलयता निरंतर बढ़ती जाएगी। तो विलयता बढ़ने का एक कारण ये भी रहेगा, इनका आकार बड़ा हो गया है। तो विलयता ऊपर रीजन से नीचे की ओर जाएंगे तो क्रमशः बढ़ रही है, तो उसका कारण क्या है, आकार का फैलना। तो ये इनके प्रमुख भौतिक गुण होते हैं। इसके अलावा क्या होता है, इनकी कुछ ये ना क्रिया करते हैं, ना इलेक्ट्रॉन देना ना लेना, और ना इनमें इलेक्ट्रॉन हम निकाल सकते हैं, ना इसमें अंदर प्रवेश करा सकते हैं। किंतु एक वैज्ञानिक थे नील बर्थलेट। नील बर्थलेट क्या है, प्लेटिनम और ऑक्सीजन पर कुछ प्रयोग कर रहे थे, ऑक्सीजन और प्लेटिनम के कुछ यौगिक बना रहे थे। तो उन्होंने देखा कि उनको एक नया यौगिक मिल गया। वो जो नया यौगिक था उसमें ऑक्सीजन, प्लेटिनम और साथ में जिनॉन भी आ गया। तो ऑक्सीजन, प्लेटिनम और जिनॉन का एक नया यौगिक बन गया। तो वो यौगिक HCOPT, इस प्रकार से उनको यौगिक मिल गया। तो ये जो यौगिक मिला, ये वायु और प्लेटिनम पर क्रिया कर रहे थे, किंतु क्या हुआ, उनको यहाँ पर जिनॉन का एक नया यौगिक मिल गया। तो उन्होंने सोचा कि अब जिनॉन की हम यौगिक बना सकते हैं। तो जिनॉन जो होता है, आप देख रहे हैं श्रेणी में ऊपर से नीचे जाएंगे तो जिनॉन जो होता है इसी का आकार सबसे बड़ा होता है। रेडॉन जो है ये रेडियोएक्टिव है, तो इसके गुणों का अध्ययन करना तो जटिल हो जाता है। तो जिनॉन जो है
श्रेणी में इसी का आकार सबसे बड़ा है। तो इसका आकार बड़ा होने के कारण ये विभिन्न यौगिक बना सकते हैं। इसकी रचना ऐसी होती है। साथ ही क्या होता है, इसकी प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान ऑक्सीजन की प्रथम आयनन एंथैल्पी के बराबर होना, ये भी एक कारण होता है। दोनों की आयनन एंथैल्पी का मान बराबर होता है, इसलिए ज़ीनान के कुछ यौगिक बना लिए गए हैं। तो इनकी आयनन एंथैल्पी का जो मान मिलता है हमको दोनों का लगभग बराबर मिलता है, 1175 किलो जूल पर मोल, और ऑक्सीजन का होता है 1170 किलो जूल पर मोल। ये है ज़ीनान के लिए और ये है ऑक्सीजन के लिए। तो दोनों के लिए प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान बराबर है, प्रथम आयनन एंथैल्पी। अब ये आयनन एंथैल्पी आप समझते होंगे, आयनन ऊर्जा भी कहते हैं इसको, आयनन विभव भी कहते हैं। बाहरी संयोजी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा। तो प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान दोनों का लगभग बराबर होता है, इसलिए ज़ीनान के यौगिक बना लिए गए। इसके साथ ही श्रेणी में इसका आकार जो होता है सबसे बड़ा होता है। इसका आकार कुछ ऐसा होता है कि इसके यौगिक हम बना सकते हैं, बाकी किसी के यौगिक नहीं बनाए गए। तो ज़ीनान के कुछ यौगिक कब बनेंगे, जब इसके पास बहुत अधिक ऋणी तत्व जैसे फ्लोरीन आएगा और ऑक्सीजन आएगा, तभी इसके हमको विशेष गुण वाले यौगिक मिलेंगे। तो यहाँ पर फ्लोरीन आ सकता है, ऑक्सीजन। फ्लोरीन और ऑक्सीजन क्या है, अत्यधिक ऋणी तत्व। ये ऋणी तत्व ही इसके इलेक्ट्रॉनों को उत्तेजित कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान ऑक्सीजन की प्रथम आयनन एंथैल्पी के बराबर होना, इसलिए ये यौगिक बना रहा है। दूसरा कारण क्या है कि इसका आकार अन्य सबसे भिन्न होता है, बड़ा होता है। इसमें 5वीं कक्षा खाली, तो 5वीं कक्षा का आकार ऐसा होता है कि उसमें नया तत्व आकर जुड़ सकता है। तो ये ऋणी तत्व फ्लोरीन और ऑक्सीजन इससे आकर क्रिया करके विभिन्न यौगिक बना लेते हैं। तो अब ज़ीनान के कुछ यौगिक बना लिए गए हैं, इसलिए इनको क्या नाम दिया गया है, अब इनका नाम बदल दिया गया है। इनको जो अक्रिय गैसें कहते थे, अक्रिय गैस से इनका नाम क्या कर दिया गया है, नोबल गैसेस कर दिया गया है। नोबल गैसेज या उत्कृष्ट गैसें इनको कहा गया है। तो इसके कुछ यौगिक बना लिए गए। किस प्रकार से बनाए जाते हैं, इसके लिए ज़ीनान के जो यौगिक बनाए गए हैं इस चार्ट में आप देख सकते हैं ज़ीनान के यौगिक किस प्रकार से बनाए जाते हैं। ज़ीनान के महत्वपूर्ण यौगिक में ज़ीनान और फ्लोरीन की क्रिया से ज़ीनान डाइफ्लोराइड HCF2, HCF4, HCF6 बना लिए गए। इसी प्रकार इसमें ऑक्सीजन की यदि क्रिया कराई जाती है या इनका जलघटन किया जाता है तो हमको इसके ऑक्सीफ्लोराइड भी मिलते हैं। तो ज़ीनान के 2 ऑक्सीफ्लोराइड मुख्य है। पहला है HCOF4 ज़ीनान ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड और HCO3 ज़ीनान ऑक्सी ट्राइऑक्साइड। तो ये यहाँ पर ज़ीनान ट्राइऑक्साइड मिलता है, ज़ीनान ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड मिलता है। तो ये ज़ीनान के भिन्न भिन्न यौगिक बना लिए गए हैं। ये आपके सिलेबस में है कि ज़ीनान के विभिन्न यौगिकों की संरचना बनाइए, उनमें संकरण बताइए। तो ये ज़ीनान के भिन्न यौगिक क्यों बना लिए गए, उसका कारण क्या है, फर्स्ट आयनन एंथैल्पी का मान ऑक्सीजन के बराबर होना, और दूसरा अधिक ऋणी तत्व से क्रिया कर लेता है और इसका आकार विशेष होना, अन्य सबसे भिन्न होना। 5D कक्षा इसमें खाली है, तो इसमें विभिन्न प्रकार का संकरण हो जाता है। तो पहला ज़ीनान के जो फ्लोराइड बनाए गए हैं, पहला फ्लोराइड है HCF2, HCF4 और HCF6, ये इसके फ्लोराइड है। और ऑक्साइड में आपको मिलेंगे HCOF4 और HCO3। इनकी संरचनाएं भी विशेष है, इनकी संरचना पूछी जाती है, इनमें संकरण पूछा जाता है। अब बाहरी कक्षा में ज़ीनान के कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो 8 इलेक्ट्रॉन से किस प्रकार से बंध बनाते हैं, जैसे HCF2 बनेगा तो HCF2 में sp3d संकरण है। sp3d संकरण से नए हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे, 5 बनेंगे। 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनना चाहिए और उनका शेप हमको विशेष मिलेगा। पेंटागोनल होना चाहिए, द्विपिरामिडी होना चाहिए, पर इसका शेप यहाँ पर बिल्कुल बिगड़ जाएगा। तो शेप बिगड़ने के लिए आपने एससीओ थ्योरी पढ़ लिए है या उसमें आपने पढ़ लिए है रेसिप्रोसिटी थ्योरी, जिससे हमको पता चल जाता है कि शेप क्यों बिगड़ते हैं। तो शेप बिगड़ने का कारण क्या है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये ज़ीनान मुख्य होता है और इसमें ये 2 फ्लोरीन यहाँ पर बंध बना लेती है sp3d संकरण से, और बाकी जो
5 में से 3 जो होते हैं इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो जिनॉन है, जिनॉन डाइक्लोराइड HCF2, HCF2 की आकृति कैसी हो गई है, रेखी हो गई है, लाइनर शेप हो जाता है, इसका रेखी शेप हो जाता है। तो रेखी शेप होने का कारण क्या है, इसकी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में इसमें रिपल्शन होता है जिससे इसका आकार बिगड़ जाता है। तो इसमें 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जबकि संकरण क्या है, sp3d संकरण। तो बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 बच गए और 2 से 2 फ्लोरीन ने क्रिया कर लिया। तो ये हमारा पहला यौगिक है HCF2। अब आता है HCF4। तो HCF4 के लिए क्या होता है, ये हमारा जिनॉन सेंटर में है और इसे 4 फ्लोरीन ने बंद बना लिया है, ये 4 फ्लोरीन ने बंद बना लिया। इसमें जो संकरण पाया जाता है sp3d2, sp3d2 से कितने नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 6, 3 2 5 1 6। तो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। उनकी आकृति यहाँ पर अष्टफल की होना चाहिए, पर आकृति यहाँ पर इसकी बिगड़ जाती है। तो बिगड़ने का कारण क्या है, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन में से 4 ने फ्लोरीन से बंद बना लिया और ये 4 शेष रह गए, यानी ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसकी आकृति कैसी मिलती है हमको, वर्ग समतली मिलती है। इसकी आकृति वर्ग समतली। इसमें जो संकरण होता है sp3d2 संकरण, जैसे चार्ट में भी आप देख रहे हैं sp3d2 संकरण होता है और इसकी आकृति वर्ग समतली पाई जाती है। 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसकी आकृति बिगड़ गई है। तीसरा यौगिक होता है हमारा HCF6। HCF6 जो होता है इसमें संकरण पाया जाता है sp3d3। इससे नए 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे और उनका शेप भी विशेष होना चाहिए, अष्टफल की होना चाहिए, किंतु यहाँ पर इसका शेप बिगड़ जाता है। ये यहाँ पर फ्लोरीन हमारे सेंटर जिनॉन सेंटर में है और ये यहाँ पर इसमें फ्लोरीन ने क्रिया किया है। HCF6 3 ये है, इसमें चौथा ये है, 5वां ये है, 6वां ये और एक इसमें ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसकी आकृति क्या होती है, विकृत अष्टफल की हो जाती है, जबकि इसकी आकृति कैसी मिलना चाहिए हमको, अष्टफल की होना चाहिए। जैसे IF7 में होता है, बंद कोण का मान निश्चित मिलना चाहिए, किंतु बंद कोण का मान भी इसमें बिगड़ जाता है और इसकी आकृति भी बिगड़ जाती है। इसकी आकृति विकृत अष्टफल की, विकृत अष्टफल की हो जाती है। sp3d3 संकरण है, आकृति बिगड़ने का कारण है लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होना। तो इसमें विभिन्न प्रकार का संकरण हो सकता है जिनॉन में और इसके भिन्न भिन्न यौगिक हमको देखने के लिए मिले। अब इसका है ऑक्सीफ्लोराइड और ऑक्साइड। ऑक्सीफ्लोराइड किस प्रकार से बनेगा, जैसे जिनॉन टेट्राफ्लोराइड HCF4 है, वर्ग समतली, इसमें sp3d2 संकरण है, संकरण वही रहेगा, किंतु क्या होता है, ये जिनॉन का जो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इससे यहाँ पर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, यहाँ पर ऑक्सीजन, इसकी खासियत होती है जिनॉन से जो फ्लोरीन जुड़ेगा सिंगल बॉन्ड से और ऑक्सीजन जुड़ेगा डबल बॉन्ड से। तो यहाँ पर ऑक्सीजन दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्रिया कर लेता है और ये इसमें यहाँ पर इसका क्या होता है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच जाता है। तो इसकी आकृति वर्ग समतली नहीं रह जाती, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण वर्ग समतली न होकर वर्ग पिरामिडी हो जाती है। इसकी आकृति क्या हो जाती है, अब वर्ग पिरामिडी। उसमें 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, सिमेट्री थी। यहाँ पर केवल एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचता है XeOF4, जिनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। तो इसमें वर्ग पिरामिडी आकृति हो गई है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने का। इसके बाद इसका ऑक्साइड है XeO3, जिनॉन ट्राइऑक्साइड। यहाँ पर जिनॉन केंद्रीय परमाणु है और इसमें संकरण होता है sp3 संकरण। XeO3 में क्या होता है, यहाँ पर इसमें जिनॉन की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये यहाँ पर इसमें 2 2 4 2 6 से ऑक्सीजन ने क्रिया कर लिया है और शेष 2 बच गए हैं। तो इससे क्या होता है, इसकी आकृति बिगड़ जाती है। इसकी आकृति sp3 संकरण से 4 नए हाइब्रिड बनेंगे और कैसी होना चाहिए, समचतुष्फल की। तो इसकी आकृति बिगड़कर कैसी हो जाती है, पिरामिडी, पिरामिड के तरह हो जाती है।
तो ये जिनान के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक है। तो इनकी संरचना, इनमें संकरण, ये पूछा जाता है। तो हमने इनमें जो पढ़े बच्चों, जिनान के फ्लोराइड में HCF2, HCF4 और HCF6। अब इनको बनाएंगे कैसे हम? जिनॉन और फ्लोरीन की क्रिया से इनको बनाया जाता है। जिनॉन और फ्लोरीन को एक निकिल की ट्यूब में उच्च ताप और दाब पर मिलाकर गर्म किया जाता है। तो यहाँ पर यदि हमको इसमें देखिए, यदि जिनॉन डाइफ्लोराइड को बनाना है तो इसके लिए इनका अनुपात है जिनॉन 1 और फ्लोरीन 3 के अनुपात में दिया जाता है। इसको निकिल की ट्यूब में दिया जाता है, तो इससे हमको जिनॉन डाइफ्लोराइड मिलेगा। टेम्परेचर यहाँ पर 673 केल्विन रखा जाता है और 1 बार वायुमंडलीय दाब रखा जाता है। इसके बाद यदि हमको अगले यौगिक बनाना तो उसमें हम इनका रेशियो बदलते जाएंगे। यहाँ पर यदि टेट्राफ्लोराइड बनाना है तो फ्लोरीन का रेशियो बदल जाएगा 1:5 में। टेम्परेचर यहाँ पर 873 केल्विन और दाब भी यहाँ पर उच्च हो जाता है 7 बार। तो यहाँ पर HCF4 मिलता है। HCF6 बनाना है तो हम उसका फ्लोरीन का रेशियो और बढ़ा देंगे। इसमें HCF2 में जिनॉन ज्यादा था, फिर इन सब में फ्लोरीन ज्यादा है। यहाँ पर 1:20 में दिया जाता है 573 केल्विन टेम्परेचर और 60 से 70 यहाँ पर बार वायुमंडलीय दाब रहता है, बार दाब रखा जाता है। तो HCF6 बनेगा। अभी जो फ्लोराइड बन रहे हैं, सबकी खासियत क्या होती है? हमारा जिनॉन भी गैसीय अवस्था में, फ्लोरीन भी गैसीय अवस्था में, किंतु ये जो प्राप्त होते हैं ये क्रिस्टलीन ठोस होते हैं। ये इनकी खासियत होती है। जिनान के ऑक्सीफ्लोराइड बनाना है तो जिनान का जो हेक्साफ्लोराइड है इसका हम जल अपघटन करेंगे। तो इसका जल अपघटन करने से जिनान ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड मिलता है और हाइड्रोजन फ्लोराइड मिलता है। इसी प्रकार से जिनान का ट्राईऑक्साइड बनाना है तो जिनान हेक्साफ्लोराइड का हम जल अपघटन करेंगे तो हमको जिनान ट्राईऑक्साइड मिल जाएगा। ये सभी ठोस अवस्था में पाए जाते हैं और ये सभी क्या होते हैं? फ्लोरीनी कारक तत्व की तरह कार्य करते हैं। फ्लोरीनी कारक का मतलब होता है ये किसी को भी फ्लोरीन प्रदान करने का कार्य करते हैं। जैसे यहाँ पर ही हम देख रहे हैं HCF6 है, इसने HCOH4 बनाया और इस हाइड्रोजन को फ्लोरीन प्रदान कर दिया। तो फ्लोरीनी कारक की तरह व्यवहार करते हैं और ये सभी क्रिस्टली ठोस होते हैं। तो ये हमारे जिनॉन के फ्लोराइड होते हैं। तो जिनॉन के कुछ इसी संरचना, ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। अब इसमें विशेष बात रह गई है आपके जो सिलेबस में है, ये हमको देखना है जिनॉन के यौगिक और यहाँ पर अक्रिय गैसों का उपयोग, अक्रिय गैसों का हम उपयोग काय काय में करेंगे। जैसे इनका नाम है तो पहला उपयोग तो इनका किसमें हो जाएगा? अक्रिय गैसों का उपयोग अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने के लिए पहला उपयोग है इनका। यह हम उपयोग इनके लिख दे रहे हैं। उपयोग ये भी पूछा जाता है। जैसे हीलियम का उपयोग, हीलियम जो होता है इसका हेलस से इसका नाम हीलियम पड़ा, सूर्य के नाभिक में पाई जाती है। हीलियम का उपयोग जो होता है इसका उपयोग मौसम के प्रेक्षण में किया जाता है। मौसम का प्रेक्षण करना है तो इसको गुब्बारे में भर दिया जाता है हीलियम को और उससे मौसम का प्रेक्षण किया जाता है। तो गुब्बारे में भरने के लिए हम हाइड्रोजन भी ले सकते हैं, पर हीलियम हाइड्रोजन से भारी पर इसको लिया जाता है क्योंकि यह अज्वलनशील है। यदि हाइड्रोजन लेंगे तो ज्वलनशील हो जाता है। तो मौसम के प्रेक्षण में हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा हीलियम का उपयोग गोताखोर भी करते हैं। गोताखोर किस प्रकार से करते हैं? इसको स्कूबा ड्राइवर कहा जाता है। स्कूबा ड्राइवर जो होते हैं हमारे गोताखोर, स्कूबा ड्राइवर क्या होता है? जो पानी में अंदर विभिन्न चीजों का जानकारी लेने के लिए जाते हैं गोताखोर, तो वो अपने साथ ऑक्सीजन लेकर जाते हैं। यदि वो वातावरण की ऑक्सीजन लेके जाएंगे तो उसमें साथ में नाइट्रोजन होती है। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण यदि वो लेकर जाते शुद्ध वायु तो क्या होता है? उनके शरीर में जो नाइट्रोजन है वो ज्यादा मात्रा में, जैसी गहराई में जाएगी तो उच्च दाब में नाइट्रोजन रक्त में घुल जाती है और जैसे ही वो पानी के बाहर आएंगे तो घुली हुई नाइट्रोजन बाहर निकलती है, जिससे उनको तकलीफ होती है। उस रोग को बेंस रोग कहा जाता है। तो इससे हमको कौन सा रोग हो जाता है? बेंस का रोग हो जाता है। शरीर से ब्लड बाहर निकलने लगता है। किंतु इसको दूर करने के लिए गोताखोर वायु और हीलियम का मिश्रण लेके जाते हैं। वायु और हीलियम गैस का मिश्रण लेके जाते हैं। तो हीलियम की क्या खासियत होती है?
ये उच्च दबाव पर भी रक्त में घुलती नहीं है, यानी वायु को डाइल्यूट करने के लिए हीलियम गैस उसमें मिला दी जाती है। तो हीलियम गैस उच्च दाब पर रक्त में नहीं घुलती है, जिससे क्या होता है, जो गोताखोर है उसको तकलीफ नहीं होती। तो इसलिए अब शुद्ध वायु के स्थान पर वायु और हीलियम गैस का मिश्रण लेकर जाते हैं। तो ये इसका प्रमुख उपयोग है गोताखोर के लिए, और इसको कहा जाता है स्कूबा ड्राइवर। तो ये विभिन्न प्रकार के रोग ना हो, बैंड्स ना हो, रक्त बाहर ना निकले, इसके लिए हीलियम गैस और वायु का मिश्रण लेके जाते हैं। इसके बाद हमारी दूसरी गैस आती है नियान। अब ये सभी अक्रिय गैसें, यदि किसी बल्ब ट्यूब है उसमें हमको अक्रिय वातावरण उत्पन्न करना है, तो उसके लिए, या किसी धातु को बनाना अक्रिय वातावरण में, किसी अयस्क का निष्कर्षण करना, तो उस समय इन गैसों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर नियान का उपयोग विसर्जन नली में होता है। विसर्जन नली में यदि हमको अक्रिय वातावरण उत्पन्न करना है, उसकी वायु को समाप्त करना है, तो वहां पर हमको नियान गैस का उपयोग करेंगे। और प्रतिदीप्त बल्ब विज्ञापन, प्रतिदीप्त बल्ब बनाए जाते हैं, और विज्ञापन, जैसे विज्ञापन में रंगीन बल्बों का इस्तेमाल होता है, उसमें नियान गैस भरी रहती है। तो विज्ञापन के लिए नियान गैस का उपयोग किया जाता है। आर्गन का उपयोग अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने के लिए। अक्रिय वातावरण, यही गैसों की यदि मेटलर्जी किसी पदार्थ की हो रही है, तो अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कभी कभी क्या होता है, हमको और उच्च क्वालिटी के प्रतिदीप्ति बल्ब बनाना है, तो वहां पर नियान के स्थान पर आर्गन को भी भरा जाता है। तो इसका बल्बों में, यानी विशेष अवसर पर जब हमको बल्ब तैयार करना है, रोशनी तैयार करना है, तो उस समय हम आर्गन का भी उपयोग कर सकते हैं। मुख्य उपयोग है अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने। इसके अलावा जिनान जो होता है, इसका उपयोग भी जिनान और रेडान। जिनान का उपयोग विशेष अवसर के बल्ब बनाने के लिए, विशेष अवसर के बल्बों में भरने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। विसर्जन नली में और प्रतिदीप्ति बल्बों में भरने के लिए हम नियान का उपयोग करेंगे। आर्गन का अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने के लिए और विशेष अवसर के बलों के लिए आर्गन का उपयोग किया जाता है। और जिनान का उपयोग भी दीप्ति बल्ब बनाने के लिए किया जाता है। और यहाँ पर जो रेडान है, रेडान का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। ये इसका प्रमुख उपयोग है। जो कीमोथेरेपी की जाती है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, रेडान का उपयोग कैंसर के उपचार में। तो यहाँ पर इनके उपयोग भी पूछे जाते हैं। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडान, इनके प्रमुख उपयोग क्या है, तो ये यहाँ पर आपको विशेष पढ़ना है इनको। जैसे हीलियम का उपयोग मौसम प्रेक्षण के लिए किया जाता है, गोताखोर करते हैं। नियान का उपयोग विसर्जन नली में और विज्ञापन के लिए, और आर्गन का अक्रिय वातावरण उपयोग करने के लिए और विशेष प्रतिदीप्ति बल्ब बनाने के लिए। ऐसे जिनान का भी विशेष अवसर के बल्ब या दीप्ति बल्ब बनाने के लिए। रेडान का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। तो अब इसमें हमको यदि ये हमारे जो अक्रिय तत्व है, इनका आपको सरल भाषा में यदि नाम याद रखना है, तो सरल भाषा में नाम याद रखने के लिए आप एक सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। जैसे हमारा है हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान। इसको कैसे याद रखेंगे आप? तो अपनी भाषा में आप सरल सूत्र के अनुसार याद कर सकते हैं। जैसे हरभजन, नेहरा, अगरकर के 0 रन, ये सूत्र याद कर लेंगे। तो इससे आप इन 6 तत्वों के इस प्रकार से सूत्र लिख सकते हैं, इनके नाम याद कर सकते हैं। हरभजन, नेहरा, अगरकर के 0 रन। इसका हरभजन से एची, नेहरा से एनी, अगरकर का AR, के लिए KR, और 0 के लिए XC, और रन के लिए RN। ये सभी हमारे बॉलर है, इनके 0 रन। तो यही आप एक सूत्र के रूप में, ये अपनी सरल भाषा में भी आप इसको याद कर सकते हैं। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान। तो ये यहाँ पर हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6 सदस्य हैं, इनके आपको नाम याद रखना है और इनके परमाणु क्रमांक, इनका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल का, स्थायी अवस्था का विन्यास पूछा जाता है। अब इसमें बच्चों महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बनेंगे और उनके आंसर क्या हो सकते हैं? तो इसके लिए
पहला प्रश्न इसमें बनता है अक्रिय गैसों या शून्य समूह की गैसों की अक्रियता का कारण लिखो। अक्रियता का कारण क्या लिखेंगे आप? इनका अष्टक पूर्ण होना, ना इलेक्ट्रॉन देना ना लेना, इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है, ना इलेक्ट्रॉन देती ना लेती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होना, ना इलेक्ट्रॉन लेना ना देना, इलेक्ट्रॉन बंधुता इनकी शून्य होती है। आयनन ऊर्जा का मान उच्च होना और विन्यास क्या होना इनका? आयनन ऊर्जा उच्च होना और बाहरी कक्षा का विन्यास NH2NP6 होना या अष्टक पूर्ण होना, ये अक्रियता के इनके कारण होते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें बनता है ज़ीनान के विभिन्न यौगिकों की संरचना संकरण लिखिए। तो इसमें आप ज़ीनान के क्लोराइड बता सकते हैं, ऑक्सी क्लोराइड बता सकते हैं, ऑक्साइड बता सकते हैं, जैसे HCF2, HCF4, HCF6, ये इसमें बता सकते हैं। इसके अलावा HCOF4, HCO3, ये इसके ऑक्साइड। अब इनमें आपको इनकी चित्र भी बताना है, इनमें संकरण भी बताना है और उनकी विकृत आकृति क्या हो गई ये बताना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 होता है, जैसे आपको आ गया हीलियम के उपयोग लिखिए, हीलियम के उपयोग लिखो। तो ये आप जानते हैं किसमें उपयोग किया जाता है इसका? वायुहल के होने के कारण वायुयान की टायर में भरने के लिए भी और समुद्री गोताखोर इसका श्वसन के लिए उपयोग करते हैं और मौसम के प्रेक्षण के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। नियान के उपयोग लिखिए, ये प्रश्न भी इसमें इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसमें नियान का उपयोग विसर्जन नलिका में, प्रतिदीप्ति बल्बों में और विज्ञापन में किया जाता है। ये उपयोग आपको याद करना है। इसके अलावा क्या होता है? ज़ीनान के ही यौगिक क्यों बनाए गए हैं? कारण लिखो। तो इसमें आपको कारण लिखना है। इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान ऑक्सीजन की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के बराबर होना और इसका आकार ऐसा होना, श्रेणी में ये सबसे आखिरी का सदस्य सबसे बड़ा सदस्य है, वर्ग में आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो आकार क्रमशः बढ़ता है, तो इसका आकार अन्य सबकी तुलना में बड़ा है, तो विशेष यौगिक बना देता है। 5D का आकार ऐसा होता है कि संकरण कर सकता है। और कब करता है? जब इसके पास अधिक ऋणी तत्व आते हैं, जैसे फ्लोरीन आता है या ऑक्सीजन आता है। तो ये इस प्रकार से बच्चों आज हमने पढ़े हैं समूह 17 का जो सदस्य था क्लोरीन, उसका महत्वपूर्ण यौगिक विरंजक चूर्ण, उसके उपयोग या आउटलाइन है आपको। और समूह 18 के तत्व, ये हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट का अंतिम समूह है, इसको शून्य समूह भी कहा जाता है। मेंडलिक की आवर्त सारणी समय था नहीं, किंतु आधुनिक आवर्त सारणी में है। इसमें ये प्रमुख गैसें हैं, इनका हमने यहाँ पर अध्ययन किए। तो इनके बारे में अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनकी उपलब्धता, आक्रियता के कारण, आयनन एंथैल्पी, परमाणु त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, भौतिक गुणों का, ज़ीनान के यौगिक और इनके उपयोग के बारे में आज हमने अध्ययन किए। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और ये क्वेश्चन के आंसर आप आराम से लिख सकते हैं, याद कर लीजिए। इसके लिए जो हमने सूत्र बताए हैं उस सूत्र से इन सदस्यों के नाम याद कर लीजिए।